हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेट एग्जामपीडिया। इस वीडियो में आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। यहाँ हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से लेके इंडिपेंडेंस मिलने तक की सारी स्ट्रगल को पहले स्टोरी या टाइमलाइन की फॉर्म में और फिर नोट से पढ़ेंगे और काफ़ी कम टाइम में और इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारा कवर कर लेंगे। प्लस आपको मैं ये भी बीच बीच में बताती रहूँगी कि आप नोट्स किसके और कैसे बनाएं, क्योंकि एट द एंड तो अपने क्रिस्प नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप वीडियो पूरी देखना। मॉडर्न हिस्ट्री में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, वरना वीडियो लंबी चली जाती। मैंने फ्रीडम स्ट्रगल को पहले इसलिए लाया क्योंकि मैंने खुद इसे काफ़ी बार पढ़ा है और स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आती है कि क्रोनोलॉजी पॉइंट्स भूल जाते हैं, जैसे सीक्वेंस पहले क्या था बाद में क्या। तो इस वीडियो में एक स्टोरी की तरह पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगी और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले इंडेक्सेस देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे फाउंडेशन कैसे हुई, मॉडरेट फेज़ क्या था इसका, बाद में एक्सट्रीमिस्ट फेज़ कौन सा था, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म देखेंगे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब क्या इफ़ेक्ट रहा हमारी फ्रीडम स्ट्रगल पे, और नेशनलिस्ट रिस्पांस क्या रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी, स्वराजिस्ट कौन थे, क्या थिंकिंग्स थी इनकी, सोशलिस्ट आइडियाज़ क्या थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फिर कुछ हुई थी, और मतलब पार्टीशन तक सारा देख लेंगे। और फिर ये कुछ टॉपिक्स बचाएंगे। इंट्रोडक्शन मतलब यूरोपियंस कैसे उनका एडवेंट हुआ, ब्रिटिशर्स कैसे इमर्ज हुए, कुछ मोमेंट्स और रिवोल्ट 1857 ये भी देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या रहे ब्रिटिशर्स के इंडिया पर या इंडियन इकोनॉमी पर, और प्रेस और एजुकेशन में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। कुछ कमिटीज़ और कमीशंस देखेंगे, जैसे एजुकेशन के लिए कौन से कमीशंस आए, फैमिन पे कौन से आए, ऐसे देखेंगे। गवर्नर जनरल्स और वाइस राइज, वैसे तो हम जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे बीच बीच में इनके नाम आते रहेंगे, लेकिन लास्ट पे फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें थोड़ा एक साथ मिला के इनको देखेंगे कि किस वाइस राय ने क्या किया था, किस गवर्नर जनरल ने क्या किया था, और कुछ न्यूज़पेपर्स देखेंगे। और भी अगर कुछ बच जाएगा तो मैं उसमें ऐड कर लूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ये जो पहले 2 पेजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इन 2 पेजेस की वजह से हम अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी मेन जो नोट्स हैं वो तो बाद में ये आएंगे बुकलेट की फॉर्म में, लेकिन पहले हम यहाँ से एक स्टोरी समझेंगे। देखो कंटेंट ना आपको कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी। जैसे ये जो नोट्स हैं आगे, तो ये जो स्पेक्ट्रम बुक है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसका ही जो सारी समरी है ना, जो निचोड़ है उसका मेन पॉइंट्स है, वो सारे यहीं पे मिल जाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रही हूँ तो वो सारे यहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन जो ये होता है ना कि जब भी हम कोई कंटेंट कहीं से पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो हर कोई जो है वो स्टोरी की तरह नहीं बताता है। तो जैसे ही वो पढ़ाते जाते हैं तो आगे तक मतलब लिंक कुछ नहीं बन पाता है कि हमने क्या पढ़ा कैसे, और अगर लिंक बनता भी है तो वो हमेशा याद नहीं रहता है। लेकिन जो ये पहले 2 पेजेस हैं ये मैंने ऐसे तभी लिखे हुए हैं ताकि आपकी इस अच्छे से हेल्प हो पाए, और आप फिर चाहो तो इनमें चीज़ें अपने पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हो। और फिर आप चाहो तो 1-2 पेजेस ऐसे ही अपने बनाएंगे, उसमें ये हेडिंग्स डालेंगे, जैसे मैंने आईएनसी बंगाल पार्टीशन लिख रखा है, तो हर एक चीज़ में अपने 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट्स लिखते जाएंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो लिखते जाएंगे। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पहले ही बता दूं कि अगर वीडियो में कुछ नॉइज़ आए ना तो प्लीज़ इग्नोर दैट, और आप वीडियो थोड़ी फास्ट स्पीड रख लेना। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1880 में बनी, और ये बनाने में हमारी हेल्प की किसने, A.O. ह्यूम ने, जो खुद एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एक्स रिटायर्ड थे, तो उन्होंने बनाने में मदद की। और इसका आईएनसी का जो पहला प्रेसिडेंट था वो बना W.C. बैनर्जी। और आईएनसी को ना 3 फेजेस में देखा जाता है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मास स्ट्रगल का फेज़। जो मॉडरेट्स का फेज़ था वो जब से बनी 1985 से लेके 1905 तक रहा, और फिर 1905, और ये डेट मैंने इसलिए लिखी है कि इससे हमें पहली डेट भी याद रख जाएगी और दूसरी का भी पता चल जाएगा। जैसे कि अगर एक्सट्रीमिस्ट थे 1905 से 19 तक, तो उससे पहले मतलब जब बनी 1885 से 5 तक थे मॉडरेट्स, और 19 से बाद होंगे
मास स्ट्रगल, मतलब पार्टीशन तक मास स्ट्रगल होगी। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं कि कौन मॉडरेट्स थे, कौन एक्सट्रीमिस्ट थे। अब देखो, कोई भी अगर बॉडी होती है, कोई भी जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, उसमें सबकी थिंकिंग सेम तो होंगी नहीं, तो सबकी डिफरेंट आइडियालॉजीज़ होंगी, डिफरेंट लोग होंगे और डिफरेंट तरीके होंगे उनके सोचने के और चीज़ें करने के। तो अब यहाँ पर जो है मॉडरेट्स, वो लोग हैं, इनमें लीडर्स हम आगे भी देखेंगे, लेकिन जैसा कि WC बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, ए ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, ये सब, गोखले, ये सब थे मॉडरेट्स। और एक्सट्रीमिस्ट में जो आपने सुना होगा, लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, BC पाल और अरबिंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट में मेन लीडर्स आते हैं। तो जो मॉडरेट्स थे उनका तरीका ये था कि वो कहते थे कि हमें ब्रिटिश में फ़ेद है, और एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमें ब्रिटिश में कोई फ़ेद नहीं है। मॉडरेट्स कहते थे कि हम अगर आराम से, थोड़ा प्रेयर से, पेटिशन से, प्रोटेस्ट से मांगेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ दे देगी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं, हम टोटली अपना सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रूल चाहते हैं, हमें नहीं ज़रूरत है बार बार मांग के लेने की, हम टोटली इनको बाइकआउट करेंगे, तो हमें जो चाहिए होगा हम खुद ही लेके रहेंगे। लेकिन फिर मॉडरेट्स जो थे, इन मॉडरेट्स में ना कुछ ऐसे लोग भी थे इम्पॉर्टेंट, जो जिन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू, जिन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। जैसा कि इंडिया में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ भी लेंगे, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में हुई थी, हाँ 1764 में हुई थी। तो उससे पहले वाला जो दौर था ना इंडिया का, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इंडिया में जो लोग थे अपने लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, काफ़ी अच्छे से सामान वगैरह प्रोड्यूस करके अपने जो मुल्क का रिसोर्स है, मटेरियल है, वो यूज़ करके अपने फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, और फिर वो यूरोपियंस जो बाहर से आते थे, ब्रिटिशर्स थे चाहे जो भी थे, उनको बेचते थे। और जो यूरोपियंस थे वो अपनी कंट्री से पैसा लाते थे, कोई गोल्ड होता था वो लाते थे, और हमारा ये सामान खरीद के ले जाते थे। तो हमें क्या आती थी, ब्रिटिश की वेल्थ, और हमारे यहाँ से क्या जाता था, सामान। तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, हम भी खुश, वो भी खुश। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारा इंडिया इतना मतलब रिसोर्सेज से भरा हुआ था कि जो पहले EIC ने लूटा, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इनको इतना मतलब इन पे नज़र थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कुछ निकाल भी लेंगे और देंगे भी कुछ नहीं। तो जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुई ना, तो इसमें जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपने अंडर ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला एरिया था वो अपने अंडर ले लिया। तो फिर ये सोचने लगे कि अगर ये एरिया हमने अपने अंदर कैप्चर कर लिया है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से वेल्थ लाएं अपनी कंट्री से, और फिर जाके इंडियंस को दें वो पैसा, और फिर जाके गोल्ड वगैरह दें और फिर खरीदेंगे। में हम क्या करेंगे कि ये एरिया भी हमारा, हम यहाँ से जो भी रिसोर्स निकलेगा हम बंगाल का ही पैसा लगाएंगे, इंडिया का ही पैसा लगाएंगे, इंडिया की ही जो गोल्ड वगैरह होगा वही लगाएंगे, इन्हीं से सामान खरीदेंगे और बेचेंगे कहाँ, अपनी कंट्रीज़ में। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की वेल्थ भी निकल गई, क्योंकि इन्होंने जो वेल्थ लगाई खरीदने के लिए वो भी तो हमारी थी, वो तो हमें आई नहीं बाहर से। और फिर इन्होंने क्या किया कि इंडिया से कौन सा सामान बेचने शुरू किया, फिनिश्ड गुड्स भी बेचने स्टार्ट नहीं किए। इन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल था हमारा वो उठा के बेचने लग गए अपनी ब्रिटिश में या यूरोपियंस अपनी कंट्रीज़ में लेके, और वहाँ पर उनको मशीन्स थी, उन मशीन से बना हुआ सामान इंडिया में लाने लगे। और हम जानते हैं कि अगर लोगों ने खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो उस पर कितनी मेहनत लगी है, कितना टाइम लगा है, तो वो महंगा होगा। जो इंडियंस ने खुद बनाया होगा, उनके पास मशीन्स नहीं थी, तो वो महंगा होगा। लेकिन जो बाहर से बना हुआ आया सामान है, वो जो है वो तो मशीन से बना है, तो वो होगा सस्ता। तो वो सस्ता सामान जब इंडिया में आता था तो लोग एकदम से उसी को लेते थे, क्योंकि वो तो सस्ता था, क्यों वो इतना महंगा सामान खरीदेंगे। तो वो जब वहाँ से वो चीज़ें लेने लगी तो इंडिया में हो गई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक तो हमारी वेल्थ भी निकल गई, हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गई। तो हमारा क्या फ़ायदा आया, हमारा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई किसको, इन INC के कुछ लीडर्स को, जैसा कि दादा भाई नौरोजी को। तो इन्होंने लिखी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये सारी थ्योरी मतलब लिखी कि किस तरह से हमारी वेल्थ जो है वो ड्रेन हो रही है। और एक और भी थे, RC दत्त, उन्होंने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भी ऐसी ही चीज़ें थी। तो ये सारा कुछ 1 मिनट में इसको अंडू कर लेती हूँ। तो जब ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी तब उन्होंने देखा, तो मतलब पहले EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हम देखेंगे तो उसमें उसके बाद जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करने लगी थी इंडिया को। तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब मसला हो गया, ये लीडर्स हमने तो मतलब इनको कांग्रेस बनवाने में हेल्प भी की, ये तो उल्टा ही पड़ गया हमें, ये तो सारा कुछ लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हमारी पोल खोल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जितना ये लोग मिल के हैं, जैसा कि हिंदू मुस्लिम सारे मिल के और भी मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो हम क्या इनको
पार्टीशन क्यों ना कर दें। जो हिंदू हैं, मतलब बंगाल में जो ईस्टर्न एरिया था वो था मुस्लिम मेजॉरिटी, और जो वेस्टर्न था उसमें थी हिंदू मेजॉरिटी। तो इनको हम जब अलग कर लेंगे तो ये इसी पार्टीशन के मसले में लगे रहेंगे और अलग भी हो जाएंगे, तो मिलके ये सारा कुछ सोचेंगे भी नहीं, हमारे खिलाफ कुछ आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने कर ली 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हालांकि इन्होंने ये रीज़न रखा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बंगाल काफ़ी बड़ा एरिया है और था भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि खाली आज की तो बंगाल वेस्ट बंगाल वाली स्टेट थी नहीं, वहाँ तब और भी बहुत सारी आज जो करंटली स्टेट्स हैं उनके हर एक के इस सराउंडिंग जो में वेस्ट बंगाल के सराउंडिंग्स में जो स्टेट्स आती हैं उनके एरियाज इसके अंडर आया करते थे। बाद में तो खैर अलग अलग स्टेट्स बन गई और छोटा हो गया वेस्ट बंगाल। और ये जो बंगाल पार्टीशन हुई इसके बाद हो गई स्टार्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स, कुछ कैंपेन स्टार्ट हुई। उसी में एक हो गई स्टार्ट 1907 में स्वदेशी एंड बाईकाट। और ये स्वदेशी एंड बाईकाट जो है ये था एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया। और हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट कब से हुए थे स्टार्ट, 1905 से 1919 तक इनका दौर चल रहा था। तो अब 1905 से जब इनका दौर स्टार्ट हुआ तो 1907 में इन्होंने ये स्वदेशी एंड बाईकाट ले आए। और इसका स्वदेशी का मतलब है कि स्वदेशी मतलब अपने ही मुल्क में प्रोड्यूस किया हुआ सामान, गुड्स। तो हम मतलब अपना ही प्रोड्यूस किया हुआ खरीदेंगे, इंडिजिनस गुड्स खरीदेंगे, और जो बाहर का आ रहा है फिनिश्ड गुड्स सस्ते वाले उनको बाईकाट करेंगे। और इसी दौरान दो तीन चीज़ें और हुई। मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। और ये क्योंकि मुस्लिम अलग हो गए थे, हिंदू अलग हो गए थे, तो मुस्लिम्स को लगा कि शायद हमारा भी कुछ फ़ायदा है इसमें, तो अब हम अलग हो गए हैं, हम अलग से अपने तरीके से काम करेंगे जो हमारे लिए ठीक रहेंगे। मे भी जो हिंदूज थे वो हमारी बात नहीं मानते थे। खैर अब तो हम अलग हो गए। तो मुस्लिम लीग बनाई ये नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 में। और फिर हो गया सूरत स्प्लिट। क्या होता है, ये जो आईएनसी के जो बहुत सारे सेशंस होते थे, इनकी मीटिंग्स होती थी। और आप एक काम कर लेना, ये जो सेशंस हैं इंपॉर्टेंट कुछ, और इनको नोट्स बना लेना, आगे हमें बुकलेट्स में दिए भी गए हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उनके याद रखने कि हर एक सेशन में, खासकर इंपॉर्टेंट सेशन जो उनमें प्रिजाइड कौन कर रहा था, प्रेजिडेंट कौन था, और उस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ। जैसा जो ये सूरत में एक सेशन हुआ, उसमें सूरत स्प्लिट हो गया कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया था, स्वदेशी बाईकाट वाला जो भी आइडियाज़ थे इनके, ये मॉडरेट्स को पसंद नहीं आई। तो मॉडरेट्स ने अपनी आईएनसी से एक्सट्रीमिस्ट वालों को अलग निकाल दिया सूरत वाले सेशन में, और इसको कहा गया सूरत स्प्लिट। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हो गए अलग अलग। प्लस जो ये तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ना ये तिलक की एक न्यूज़पेपर थी, उनमें ये केसरी न्यूज़पेपर, उसमें ये इन्होंने काफ़ी सारी कुछ चीज़ें लिखी थी कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें तंग कर रहे हैं, क्या मसले हो रहे हैं, हमें किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था। तो ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। और ये जो थे तिलक, हम तो जानते हैं लाल पाल में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो एक्सट्रीमिस्ट थे, और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। तो इनको ये अरेस्ट कर लिया गया। तो कुछ टाइम के लिए एक्सट्रीमिस्ट कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका लीडर चला गया था ना। इनको तिलक को जो है इनको ब्रिटिशर्स ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा है। तो तिलक को अरेस्ट कर लिया गया। हो गया ये मसला यहाँ पर ख़त्म फिलहाल। तो उसके बाद 1907 से लेकर 1917 तक कुछ खास पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हुई, और इस दौरान कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चली। वो भी हम अलग से देखेंगे क्या क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। लेकिन इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी डरा दिया एक तरह से। तो उन्होंने वो बहुत तंग आ गए कि ये काफ़ी, यार ये तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं। इसके बाद बंगाल पार्टीशन के बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि पार्टीशन को एनल कर देते हैं, जो हमने वापस इन लोगों को जोड़ ही देते हैं। कहने लगे यार तुम हिंदू मुस्लिम रहो यूनाइटेड ही, हम पार्टीशन को एनल कर देते हैं, बंगाल को एक ही साथ रखो तुम लोग, लेकिन हम कैपिटल जो है यहाँ पे नहीं रख सकते, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो 1911 में हमारी कैपिटल दिल्ली वापस नहीं, दिल्ली शिफ्ट होगी पहली बार। और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, पार्टीशन एनलमेंट के बाद जो तिलक थे उनको जेल से छोड़ दिया गया। तो जब जेल से वापस आए तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बनाई विद एनी बेसेंट ने तिलक को बहुत हेल्प की होम रूल लीग बनाने में, और ये 1916 में बनी। और 1916 में बनी। और जो होम रूल लीग थी, इसका मेन फोकस या मेन एम यही था कि हम होम रूल चाहते हैं, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, और ब्रिटिशर से मांग के ले लेंगे, लेकिन हमें होम रूल ही चाहिए। तो उसके बाद आ गया इस लीग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हो गया लखनऊ पैक्ट, ये भी 1916 में ही हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, जो लखनऊ में जो सेशन हुआ उस ईयर 1916 में, तो उसके दौरान एक पैक्ट हुआ किसके बीच में, ये एग्जाम में पूछते हैं। पैक्ट हुआ दो चीज़ों के बीच में, देखो, एक आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग के बीच में, और दूसरा मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ। क्योंकि
आगे हम पढ़ लेंगे और ये देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसलिए हुआ क्योंकि इनकी तो पार्टीशन तो एनल हो ही गई थी, ये लोग तो वापस मुड़ के जुड़ ही गए थे। तो अब क्या ज़रूरत थी इनको अलग अलग रहने की, तो इन्होंने सोचा अब और कोई तरीका नहीं है हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का, हम यूनाइट ही हो जाते हैं। तो एक ये रीज़न भी था, ऊपर से हुआ किसके बीच में, तिलक और जिन्ना के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साइड से तिलक और इधर से जिन्ना। और हालांकि जो प्रिजाइड कर रहे थे लखनऊ पैक्ट को वो थे आरसी मजूमदार, वो आप सेशंस में पढ़ लेना। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी पैक्ट हो गया, और ये पैक्ट हुआ दो लोगों की मदद से। तिलक ने काफ़ी मदद की, प्लस एनी बेसर ने काफ़ी मदद की इन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को इकट्ठे लाने में। प्लस मॉडरेट्स इस टाइम 1916 तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारे मॉडरेट्स की डेथ भी हो गई थी, तो इतना मतलब कोई था भी नहीं एक्सट्रीमिस्ट को आगे से लड़ाइयाँ करने वाला, तो इन दोनों ने पैक्ट ही कर लिया। और इस पैक्ट के बाद आते हैं हमारे गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस, और ये 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे इंडिया में, और इस दिन को पारवसी भारतीय दिवस भी कहते हैं। तो गांधी जी जब आए तो इन्होंने स्टार्ट किया कुछ सत्याग्रह का फेज़। सत्याग्रह का फेज़ मतलब सच पे अड़े रहने वाला फेज़ मतलब ऐसे ही याद रखो आप। इन्होंने जब वापस आए तो इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। कहीं पे ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यूज़ हाई कर रखे थे, कहीं पे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने पर लोगों को, फार्मर्स को मजबूर किया जा रहा था, कहीं पर और कोई टैक्सेस हाई थी, हर जगह पे कोई ना कोई मसला ही चल रहा था। तो सबसे पहले जब गांधी जी आए तो इन्होंने ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो ये जो 3 हैं इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, CAK, केक। तो केक मतलब गांधी जी आए तो गांधी जी ने केक खाया। चंपारण सत्याग्रह, इसको हम आगे देख लेंगे क्या हुआ चंपारण, क्या किसने किया और इनके साथ कौन थे, किस मोमेंट में, किस सत्याग्रह में, वो हम आगे देख लेंगे। फिर क्या होता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो चल रही थी यूरोप वगैरह में 1914 से 18 तक, 1914 से 18 तक चल रही थी वर्ल्ड वार फर्स्ट। और इस दौरान ब्रिटिशर्स जो थे ये इसमें फंसे हुए थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट में फंसे हुए थे। तो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में भी पीछे से कुछ ऐसा मसले हो जाए जो हम संभाल ना पाएँ, इधर से हम वर्ल्ड वार फर्स्ट के साथ लगे हुए हैं, इधर से इंडिया के साथ। तो ये बार बार कुछ ऑपरेसिव एक्ट्स ला रहे थे इंडिया में लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इंडियंस INC के लीडर्स भी चुप ही थे कि चलो ठीक है, उधर से थोड़ा सा पागल से हो गए हैं ये लोग, पहले ही वर्ल्ड वार फर्स्ट में अड़े हुए हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, जब वहाँ से ठीक हो जाएगा 1918 में तो ये ठीक कर लेंगे, ये ऑपरेसिव एक्ट्स वगैरह हटा लेंगे। लेकिन नहीं, जब 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ गई रॉलेट एक्ट 1919 का, और ये काफ़ी इसको एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी एक्ट कहा जाता है। एक मिनट, हाँ, एनार्कियन एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, क्राइम्स एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या था कि मतलब अजीब से कानून लेके आ गए थे कि हम कभी भी चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे विदाउट ट्रायल, और कोई हेबियस कॉर्पस भी नहीं यूज़ होगा, कभी भी मतलब अपनी मर्ज़ी से ही गवर्नमेंट चलेगी, लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। और ये चीज़ें काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया इस चीज़ ने लोगों को। तो गांधी जी बोलने लगे कि ये मतलब ये क्या मसला हो गया, मैं फिर से सत्याग्रह स्टार्ट करूँगा, हम लोग इन पे भरोसा रख के बैठे हैं और ये मतलब आके अपने ही अजीब से एक्ट से कह रहे हैं हम सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो जब इन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट की तो इसके बीच में बनी एक INLF, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, और ये बनाई तेज बहादुर सप्रू ने प्लस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, हाँ बनर्जी भी लिख सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसने मिलकर, क्योंकि इनको ना गांधी जी का तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट थिंकिंग्स, तो इनको इनका तरीका पसंद नहीं आया। तो ये बोलने लगे कि हम तो लिबरल वाले लोग हैं, हम लिबरल तरह से जिएंगे, आप करो अपने सत्याग्रह। तो यहाँ से ये बन गई, ये आप याद रखना कि किसने बनाई, आगे भी पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर, ये तो सब जानते ही हैं कि क्या हुआ था, ये अगर नहीं भी जानते तो पढ़ लेंगे। इसमें क्या हुआ कि जब गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे तो 2 सत्याग्रही थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया। तो ये फिर क्या हुआ, उनके अरेस्ट के पर प्रोटेस्ट करने के लिए, या मतलब उसके बारे में उसके खिलाफ कुछ लोग जमा हुए यहाँ जलियांवाला बाग में जमा हुए, और हम जानते ही हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर फायर करवा दिया था, और इसको कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके पॉइंट्स भी हम देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्ट्स वगैरह हैं
ये ऐसे तो पढ़ते पढ़ते मतलब इंसान पढ़ लेता है कि इस एक्ट में ये हुआ था, लेकिन फिर भी अब एक काम करना, आप अलग से 2-3 पेजेस पर ये सारी एक्ट्स लिख देना, जितने भी एक्ट्स हैं। हमारी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पर भी लिखे हुए हैं ये एक्ट्स स्टार्टिंग में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वहाँ क्रिस्प लिखा हुआ है, और चाहे तो कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो लिख दो, और उनको बार बार रिवाइज़ करो, और उनको कुछ किसी ट्रिक बना के या किसी तरह से उनके पॉइंट्स याद रख लो। अदरवाइज़ जब ये एग्ज़ाम में आते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि ये चीज़ 1909 में आई थी, 1919 में आई थी। तो वो आप बना लेना, 2-3 पेजेस बनाना, ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद कलकत्ता स्पेशल सेशन, इसको तो हम देख लेंगे बाद में। बाकी जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया इस लोगों को, मतलब इतने लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो इन्होंने जो INC थी, इन्होंने अपना एक स्पेशल सेशन बिठाया कलकत्ता में 1920 में, और वहाँ पर इन्होंने बात की कि हम करने वाले हैं NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। उसका ये रेजोल्यूशन पास किया गया, ये भी याद रखना है कि किस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद हो जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुई 1920 में, 1919 में, ये एक्चुअली जो ये खिलाफत मूवमेंट थी ना, ये पहले ही चल रही थी। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी, इस यही मतलब कहा जाता है कि यही इसकी NCM की स्टार्टिंग थी। गांधी जी जो थे, उनको भी मौका मिल गया हिंदू मुस्लिम को भी यूनाइट करने का और अपनी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का। तो वो ये अली ब्रदर्स ने स्टार्ट कर रखी थी खिलाफत मूवमेंट, तो उनके प्रेसिडेंट बने गांधी जी, और इन्होंने कहा कि हम यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि अब हम तुम लोगों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। तुम लोग कैसे इतना बड़ा मैसेकर कर सकते थे, हमारे इतने लोगों पे कैसे आप लोगों ने इतना फायर चला दिया, तो उसके बदले में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लॉन्च करता हूँ। उसके बाद होता है कलकत्ता सेशन, ये भी 1920 में ही हुआ था और नागपुर में हुआ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने भी कांग्रेस को छोड़ दी थी, जिनमें इंपॉर्टेंट थे एक जिन्ना, और थे एनी बेसेंट, और कौन था, सॉरी, BC पाल, हाँ BC पाल थे। इन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था, और क्योंकि ये कह रहे थे कि तुम लोग जो हो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हो, तो हम ना थोड़ा ये लॉफुल स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, हम ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए हम हो गए तुम लोगों से अलग। तो ये चले गए, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलती रही, और यहाँ पर हो गया एक बीच में मसला, चोरा चोरी इंसिडेंट्स। तो इसमें क्या हो गया कि जो सत्याग्रही थे उनमें से कुछ थोड़ा वायलेंट हो गए, जाके उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा ली, और ये चीज़ तो बिल्कुल टोटली गांधी जी को पसंद नहीं थी कि कोई भी वायलेंस हो, और सब लोग कहने लगे, ब्रिटिशर्स कहने लगे तुम तो बड़े नॉन वायलेंस तरीके से चल रहे थे। तो ये चीज़ लग गई गांधी जी को बुरी कि ये लोग क्यों वायलेंट हुए, और उन्होंने हटा दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, इसके बाद एक, हाँ, इसके हटाने के बाद एक और सेशन हुआ, गया सेशन। उसमें एक्चुअली ये याद रखना आप कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ना, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने कॉपरेट ब्रिटिश के साथ करना छोड़ दिया था, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉयर्स भी थे, उन्होंने अपनी लॉयर्स की लीगल प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी। जैसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट में जो जॉब्स वगैरह थी छोड़ दी। ऐसे ही कुछ लॉयर्स थे, जैसे कि सिया दास थे, हमारे मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने भी अपनी ये छोड़ दी अपनी लीगल प्रैक्टिस। और जब इन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हटा ली, तो इनको बुरा लग गया कि ऐसे कैसे, मतलब हम लोगों ने सारा कुछ छोड़ा और फिर भी गांधी जी जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हटा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो ये बोलने लगे अगले गया सेशन में, इन्होंने कहा कि हम अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, जिसका हम नाम रखेंगे स्वराज पार्टी, मतलब कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ जाने वाली स्वराज पार्टी। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अब लेजिस्लेचर्स में, हम एंट्री करेंगे थ्रू इलेक्शंस या नॉमिनेशंस वगैरह जैसे भी, लेकिन अभी इलेक्शंस का तो कंसेप्ट नहीं आया था। तो हम लेजिस्लेचर में एंट्री करेंगे, काउंसिल्स में एंट्री करेंगे, और फिर वहाँ पर जाके हम अंडर गवर्नमेंट बना के वहाँ से हम जाके अपनी चीज़ें करवाएंगे या खुद ही करेंगे हम, लेकिन तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे। तुम कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हो, कभी हटा देते हो, तो हम तुम पे बिलीव नहीं है। और ये स्वराज पार्टी बनाई, एक तो मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे। CR दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे, स्वराज पार्टी के हेड थे, और गया सेशन को भी प्रिजाइड CR दास ही उस वक्त कर रहे थे। और इसके बाद स्वराज पार्टी वगैरह बनी, और जो इसके मतलब INC के जो लोग स्वराज पार्टी में गए वो तो माने गए स्वराजिस्ट, और जो लोग ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो उनको माना गया नो चेंजर्स, कि ये जिस तरह से चल रहे हैं ये उसी तरह से चलेंगे। और स्वराजिस्ट का मानना था कि हम अब काउंसिल्स में एंट्री करेंगे, और जो नो चेंजर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम नॉर्मल तरह से चलेंगे, अपने कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करेंगे, कुछ रेवोल्यूशन। और हाँ, इनका ये भी, नो चेंजर्स का ये भी मानना था कि अगर हम लेजिस्लेचर वगैरह में चलेंगे तो हमारी जो एक रेवोल्यूशनरी जेल है वो ख़त्म हो जाएगी और हम स्ट्रगल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। खैर, अलग अलग कंसेप्ट थे। और उसके बाद आया साइमन कमीशन 1927 में, और ये
हम थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। साइमन कमीशन जो आया ये इसलिए आया, ये दिखाने के लिए हमें कि जो इंडिया है इसको गवर्न करने के लिए रूल्स कैसे बनाए जाएंगे। और ये साइमन कमीशन बनाया किसने था? 7 पीपल ने, और सब के सब साथ के साथ ही वाइट पीपल ब्रिटिशर्स थे। और इंडियन कहने लगे कि गवर्न तुम्हें हम लोगों को करना है, और बताओ कि तुम के कैसे रूल्स बनाने हैं। तो हमारा कोई बंदा तो होना चाहिए था ना इंडिया का यहाँ से, जो ये देख पाता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कैसे कानून चाहिए। तुम अपना ही सारा कुछ कर रहे हो, ज़बरदस्ती हम पे थोप रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी सेम यही कहा कि इससे अच्छे कानून तो, इससे अच्छे रूल्स तो हम बना लेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको चैलेंज दिया कि अच्छा ऐसा है तो बना के दिखाओ, तुम कहाँ बना सकते हो। तो ये आ गई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद। और जो मोतीलाल नेहरू हैं ये बोलने लगे कि मैं नेहरू रिपोर्ट लाऊंगा। और जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए, उनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारी आज की कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो ये जो थे नेहरू, इन्होंने जब ये मतलब रिपोर्ट लाई तो इनके साथ ये तो थे हेड, अपने नेहरू रिपोर्ट बनाई इन्होंने। तो इनके अंडर और भी बहुत लोग थे, उनमें था इनका बेटा भी था जवाहरलाल नेहरू। और वो भी जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो और सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी थिंकिंग्स मिलती जुलती हैं। गांधी जी से काफ़ी अलग हैं ये लोग। तो इनकी थिंकिंग्स मिलती हैं, और ये चाहते थे कि जो नेहरू रिपोर्ट आएगी, मतलब उनके फादर लाएंगे मोतीलाल नेहरू, तो वो एक्सपेक्ट करे थे कि इसमें ये इंडिपेंडेंस की भी बात लाएंगे। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मोतीलाल नेहरू ने कहा। और ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई, तो वो बोलने लगे कि नहीं, हम तो सोच रहे थे, फादर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो डोमिनियन स्टेटस भी सॉरी ये इंडिपेंडेंस का कुछ बोलेंगे, इन्होंने दिला ही नहीं। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट श्रीनिवास अयंगर, इन्होंने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्टार्ट की, IFIL, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। मतलब ये वाली लीग जो है ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेगी, कोई डोमिनियन के बारे में बात नहीं करेगी। उसके बाद हुआ इरविन डिक्लेरेशन हुई, जिसको दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। मतलब जब अब नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने इतने सारे पॉइंट्स कहे थे, तो उनका कुछ जवाब भी तो देना था ना ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश का जो इरविन था, इरविन वाइसराय, इसने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम लोगों को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं बताई कि कब तक देंगे, बस इतना कह दिया कि हाँ हम देंगे। और कहा कि हम RTCs करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि मतलब उसमें हम साइमन कमीशन डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि तुम लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है। और फिर जो दिल्ली मैनिफेस्टो है, उसके बाद एक और मतलब लाइक मीटिंग हुई, उसमें दिल्ली मैनिफेस्टो उसको कहा जाता है। उसमें जो थे इंडियन INC के लीडर्स, इन्होंने कहा इरविन को कि हमारी कुछ डिमांड्स, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी कि अगर तुम लोग ये मानोगे तो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को RTC कहूँगी, RTC ही कहते हैं शॉर्ट में। तो RTC हम तब ज्वाइन करेंगे अगर तुम हमारी ये बात मानोगे। तो इरविन कहने लगा मैं नहीं मानूंगा मैं नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो, मैं RTCs करूँगा, ज्वाइन करनी होगी तो कर लेना। उसके बाद हुआ लाहौर सेशन 1929। तो ये INC का 1929 वाला लाहौर सेशन था, जिसके हेड थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नहीं, जवाहरलाल नेहरू। तो अब इनको जब जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड कर रहे हैं तो ये क्या चाहते हैं? आज़ादी। हाँ, ये इंडिपेंडेंस चाहते थे। और अब अगर इनको प्रिजाइड करने के लिए रखा गया है वहाँ पर, तो ये तो पहले ही INFIL का मतलब इंडिपेंडेंस की लीग बना के बैठे हुए हैं। तो इनको मौका ढूंढ रहे हैं कब मैं प्रेसिडेंट बनूं और मैं पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दूँ यहाँ पर। तो जैसे ये प्रिजाइड किया तो इन्होंने बोला अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई। तो ये 1929 में लाहौर सेशन में हुई थी, जो नेहरू ने प्रिजाइड किया था। और इसमें इन्होंने एक तो ये चीज़ कही, और दूसरा इन्होंने कहा कि हम RTC ज्वाइन नहीं करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी डिमांड्स ही नहीं मान रहे हैं, हम क्यों ज्वाइन करें। और RTCs में याद रखना कि RTCs क्यों ये बार बार अंग्रेज कहते थे कि RTCs ज्वाइन करो, RTCs ज्वाइन करो, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इन्होंने साइमन कमीशन लाया है ना वो वाइट पीपल्स वाला, ताकि वो डिसाइड कर सकें। ये सॉरी फॉर द नॉइज। और एक तो ये दो चीज़ें कही गई, और ये भी कहा गया कि अगर अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी, CDM भी स्टार्ट कर देंगे। तो CDM के बारे में भी बात हुई थी लाहौर सेशन में। उसके बाद फिर भी लेकिन गांधी जी ने सोचा कि रुको ज़रा सब्र करो, हम एक अपनी और डिमांड रख लेते हैं ना। गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स फिर रखी इरविन के आगे, और कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे भी, और कहा कि आप मेरी ये 11 डिमांड मान लो तो हम फिर नहीं करेंगे, CDM वगैरह लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन इनमें इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था गांधी डिमांड के कि जो प्रिजनर्स हैं, जो इन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं पीपल, उनको छोड़ दिया जाए। पर वो भी नहीं मानेंगे। इरविन कहने लगा कुछ नहीं मानेंगे हम, तुम लोग जो भी कर लो, RTCs में आना होगा तो आ जाना। फिर गांधी जी बोलने लगे कि है मेरा भी नहीं माना तुम लोगों ने, अब तुम्हें CDM स्टार्ट करूँगा ही करूँगा। और 1930 में हुई CDM स्टार्ट। डेट याद रखना
कुछ कुछ चीज़ों की डेट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी किस किस की डेट इंपॉर्टेंट है। तो 12 मार्च से हुई दांडी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट एज दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में साबरमती आश्रम से दांडी चल के जाना था और वहाँ से कहना था कि ये हम साल्ट रूल जो साल्ट ला है ये ब्रेक कर रहे हैं, तो ताकि लोग जो है ये फिर साल्ट को यूज़ कर पाएँ, ये ब्रिटिश अपना कंट्रोल इनका ही ना हो, तो वो उसको कहा जाता है दांडी मार्च। दांडी मार्च में इनके साथ सरोजनी नायडू भी थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। और इसके बाद होगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही फ़र्क है कि जो नॉन कोऑपरेशन में थी उसमें तो सिर्फ इतना ही कहते थे कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को कहा गया था कि तुम लोग जो कहोगे हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे हम। लेकिन CDM का मतलब है कि हम टोटली उसके अपोजिट जाएंगे, डिसओबे करेंगे हम। तुम कोई रूल बनाओगे, हमें कुछ करने को कहोगे, हम एग्जैक्ट उसका अपोजिट करेंगे, नहीं मानेंगे हम। तुम कहोगे कि साल्ट तुम्हारा है, हम बोलेंगे कि नहीं, साल्ट पे सबका हक है, साल्ट ला हम ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद हुई RTC 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। इसमें किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, INC गए ही नहीं, क्योंकि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई थी, वो क्यों जाते। तो INC ने ज्वाइन नहीं किया और कुछ लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन INC नहीं गई। फिर उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि जब इरविन ने देखा वाइसराय ने कि ये लोग तो आए ही नहीं, तो मैं किसके साथ साइमन कमीशन डिस्कस करूं, तो उन्होंने बोला, ऊपर से इन्होंने गांधी जी ने CDM स्टार्ट कर रखी थी, तो इरविन ने गांधी को बोला कि चलो यार नाराज़ मत हो, तुम ज़्यादा डिसओबे मत करो हमें, हम कुछ तुम्हारी डिमांड्स मान लेंगे, आ जाओ तो हमारे साथ बैठो, बात करो। तो इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसमें कहा गया गांधी जी को, तुम CDM हटा लो यार, हम तुम्हारी डिमांड्स मान लेंगे। और उसमें ये भी कहा कि हम प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, लेकिन उसने ये कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, जो क्रिमिनल हैं, जिनको क्राइम की वजह से अरेस्ट किया गया है, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनमें भगत सिंह भी थे, तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी की ओर लेकिन काफ़ी सारी डिमांड्स मानी गई थी। तो गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है, कर लेता हूँ डिस्कस इनके साथ, देखता हूँ कि RTC 2 में क्या क्या बातें होंगी। तो कांग्रेस की तरफ से आई गांधी जी। तो गांधी जी जो थे ये कहते हैं कि मतलब कहते क्या है ही ऐसा कि गांधी जी जो थे ये सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस से, और कोई नहीं आया था, गांधी जी ही आए थे। इनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी, लेकिन वो कांग्रेस को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, कांग्रेस को सिर्फ गांधी जी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद आती है हाँ, उसके बाद नहीं, RTC 2 में भी गांधी जी जो थे इन्होंने कुछ डिमांड्स रखते गए वहाँ पर, और वहाँ पर भी ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट मना करती कि नहीं, ये डिमांड भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, मतलब तुम लोगों की कोई डिमांड पूरी नहीं होगी, हमारी ही बातें मानो, बस हमारा साइमन कमीशन एक्सेप्ट करो, बस, और कुछ भी नहीं हम मानेंगे। और गांधी जी को गुस्सा आया। गांधी जी ने कहा कि मैंने तो तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए अपनी CDM को मतलब थोड़ी बंद किया था, विड्रॉ किया था, पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया था, कुछ टाइम के लिए बंद किया था कि हम चलो RTC 2 करते हैं, मे भी कुछ सोल्यूशन निकल के आ जाए, लेकिन तुम लोग तो हमारी कोई यहाँ पे भी बात नहीं मान रहे हो, तो मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब इन्होंने रिज्यूम की, तो ब्रिटिशर्स ने सिविल मार्शल लॉ लगा दिया और गांधी जी को फिर से अरेस्ट कर दिया कि क्यों इसने CDM लगाई और हमारी RTC 2 में भी हमारी कोई बात नहीं मानी गांधी जी ने, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद होने वाली थी RTC 3, लेकिन RTC 3 के बाद पहले ब्रिटिशर एक और नए उल्टे काम के साथ आ गए सामने, कम्युनल अवार्ड के साथ। इसमें ये कहने लगे कि हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, लोअर कास्ट या और जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट वगैरह जो आ जाती हैं, उनके लिए हम कम्युनल अवार्ड ला रहे हैं, ये जो है इलेक्शंस वगैरह जो होंगे वो लड़ेंगे तो टोटली अलग माने जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो गलत है। मतलब जब उनको पता चला, क्योंकि वो तो अरेस्ट कर लिए गए थे ना, वो एरोडा जेल में थे, तो उन्होंने जब सुना, ये कहने लगे कि बिल्कुल भी नहीं। पहले तो इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल करके हिंदू मुस्लिम को अलग किया था, बंगाल पार्टीशन वगैरह में, और हमेशा कोशिश करते रहे अलग करने की, और अब ये हिंदूज़ को भी डिवाइड करना है, हिंदूज़ के बीच में भी सेक्शंस बनाने लग गए कि अब ये डिप्रेस्ड क्लास को अलग रखेंगे, किसी और निकाल लेंगे, तो ये मैं नहीं मानने वाला। तो वो फिर बैठ के हंगर स्ट्राइक पे, तो उन्होंने जब हंगर स्ट्राइक करी, तो अम्बेडकर जो थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस को हमेशा रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो अम्बेडकर खुश थे कि कम्युनल अवार्ड आया, फाइनली हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं इनके लिए भी कुछ फ़ायदा आएगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि गांधी जी तो ऐसे भूख हड़ताल पे बैठ के हैं, तो उनको करना पड़ा इनके साथ एक पैक्ट, पूना पैक्ट, और ये पूना में हुआ था, तो पूना पैक्ट कहते हैं। तो गांधी जी के साथ इनको करना पड़ा, और गांधी जी क्योंकि जेल में थे, तो गांधी जी की साइड से आया था मदन मोहन मालवीय, और यहाँ से थे अम्बेडकर, तो इनके बीच में पुनः पैक्ट हुआ, और इस पैक्ट में मदद की थी सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने, जिनको हमने देखा था, जिन्होंने लिबरल फेडरेशन भी बनाई थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन, उन्होंने पुनः पैक्ट में हेल्प की। फिर उसके बाद हुई थर्ड RTC 3, तो इसमें तो कोई गया ही नहीं, INC गई ही। तो जब कोई गया ही नहीं, तो ये किसके साथ डिस्कस करेंगे, तो इनकी RTC तीनों की तीनों हो गई फेल।
कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई, कोई आया नहीं सुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बात तो हो गई फेल। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर पूछें एग्जाम में कि किस बेस, कौन सी आरटीसी के बाद या किस किस चीज़ पे बेस्ड है जीओआई एक्ट 1935, आरटीसी के बाद आया। और ये साइमन कमीशन पे बेस्ड है, क्योंकि आरटीसी तीनों की तीनों में साइमन कमीशन को ही डिस्कस करने की बात हो रही थी, तो वो तो किसी ने माना नहीं, तो ये लोग लेके आए एज एन एक्ट 1935। और इसी एक्ट को हमें इंडिपेंडेंस और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक इसको एज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर रख के चलना पड़ा था। और यही एक्ट हमारी आज की कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविजंस भी थे। तो उसके बाद हुए जीओआई एक्ट 1935 के बेस पे हुए प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन 1937, क्योंकि जीओआई एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई थी। तो इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमस की बात भी की थी कि अब ऑटोनॉमी होगी तो इनके इलेक्शंस होंगे, तो वो 1937 में हुए। और इन इलेक्शंस के दौरान आईएनसी की बहुत बड़ी जीत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। बट उसके बाद एक और मसला हो गया, वर्ल्ड वार सेकंड होगी, 1939 टू 45 चली। और जब 1939 से स्टार्ट हुई वर्ल्ड वार सेकंड, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियंस भी हमारे साथ हैं, और इंडियंस ने कहा कि हम अब, आईएनसी ने कहा हम अब एक गवर्नमेंट है इंडिया की, है ना, बहुत सारे प्रोविंसेस में हमारी गवर्नमेंट है, तो तुम लोग हमसे ही नहीं पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ वर्ल्ड वार सेकंड में देना चाहते भी हैं कि नहीं, हमसे तो पूछो, हम नहीं देना चाहते हैं। और वो लेकिन ब्रिटिशर्स कहने लगे कि दोगे तो हमारा साथ, तुम हमारे अंडर हो तो क्यों नहीं दोगे। तो गांधी जी कहने लगे कि ओके दे देंगे, और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहने लगे नहीं, हम बिल्कुल ब्रिटिशर्स पे भरोसा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे साथ। गांधी जी ने इसने कहा क्योंकि गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि इस वक्त ब्रिटिशर्स को चल रही है वर्ल्ड वार सेकंड, और अभी वो है कमज़ोर, और कमज़ोरी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो हो सकता है अभी ये उधर बिजी हैं, जब ये वार ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे लिए, थोड़ा बहुत और भरोसा कर लेते हैं। बट ये तो टोटली अपोजिट थे, बोलने लगे हम साथ नहीं देंगे। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स भी रखी थी कि अगर तुम हमारी डिमांड्स पूरी करते हुए, जैसे कि मेन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें बनानी दोगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दोगे हमें, तो देखेंगे हम तुम्हारा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो हम नहीं देंगे, बस हमारा साथ हो। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, तुम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया 1939 में। इधर तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद रिज़ाइन कर लिया। उसके बाद हुआ लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की बात की, मतलब 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात की कि हमें 2 नेशंस चाहिए, मुस्लिम्स की अलग और हिंदूज़ की अलग। और लेकिन एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 2 नेशन थ्योरी की बात ज़रूर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं यूज़ किया था, टर्म पाकिस्तान नहीं यूज़ की गई थी। और अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये डर भी था कि ये कभी सीडीएम वगैरह लॉन्च कर देते हैं, कभी क्या, तो अब नए किसी काम के साथ, नए कंसेप्ट के साथ ना आ जाए। तो एक मिनट, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला रहे थे, जैसे कि इंडियंस के लिए एज अ लॉलीपॉप ला रही थी, जैसे कि अगस्त आफर के साथ आ रही थी, बिल्कुल बेकार था। क्रिप्स मिशन के साथ आई, बिल्कुल बेकार था। वेवल के साथ आई, कैबिनेट फिर भी माना गया, तो मतलब कैबिनेट तो माना गया, बाकी ये सारा कुछ नहीं। तो पहले आया अगस्त आफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तुम लोगों को, 1940 में है अगस्त पर। तो ये कहते हैं डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी तुम लोगों को बनानी, क्योंकि ये भी इन्होंने तब कहा क्योंकि ऊपर से वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी ना, देखो यहाँ से चल रही थी, तो ये यहाँ, तो इन्होंने सोचा कि ये पीछे से इंडियंस कुछ पंगा ना कर दें, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम दे देंगे तुम्हें डोमिनियन स्टेटस। तो इंडियंस कहने लगे कि कब हमने तुम लोगों से ये डिमांड की थी। कहीं नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस, वो 1928 में आई थी, तो उस उधर हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। और कब तुम 1940 में आके हमें बोल रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, हमें चाहिए नहीं डोमिनियन स्टेटस, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, टोटली हमें छोड़ के चले जाओ, हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो हम अब अलग रहेंगे, हमें अब अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ऐसे कैसे हम डोमिनियन स्टेटस मानेंगे, इन्होंने टोटली कर दिया रिजेक्ट। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये क्यों मानेंगे, मतलब हाल डोमिनियन के साथ हम क्यों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लें, तो हो गया रिजेक्ट। उसके बाद हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट, जिसको स्टार्ट किया विनोबा भावे ने। इसको फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही माना जाता है, और नेहरू को सेकंड सत्याग्रही। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहता है आके कि हम तुम्हें दे देंगे ये डोमिनियन स्टेटस, फिर से वही डोमिनियन स्टेटस, लेकिन देंगे कब, वार ख़त्म हो जाए ना फिर देंगे। और थोड़ी सी ही, मतलब अगस्त आफर से थोड़ी सी ही चेंजिंग्स की, क्रिप्स बना दिया और कहा कि ये चीज़ें हम दे देंगे, थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, लेकिन वो भी वार ख़त्म होने के बाद। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें लाई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी दे देंगे, उसमें भी अच्छी चीज़ें लाई कि दे देंगे, लेकिन देंगे क्या, डोमिनियन स्टेटस ही। तो वो भी रिजेक्ट, वो भी नहीं माना हम। उसके बाद गांधी जी बोलने लगे कि हम अब स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त रिवोल्यूशन या अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि डू और डाई,
ठीक। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आया फिर से एक और इनका मिशन या प्लान, वेबल प्लान, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये भी रिजेक्टेड। देन आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, एक मिनट, कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पर CAL काल याद रखना, काल स्टैफर्ड क्रिप्स, ये थे क्रिप्स, ये अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, ये लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, 3 इम्पॉर्टेंट आदमी थे इनके कैबिनेट के। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली दे देंगे हम और इंटरिम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जब बात आ गई तो बोलने लगे इंडियंस के हाँ गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, तो ठीक है फिर मान लेते हैं। तो ये इसलिए माना गया। और हाँ, कैबिनेट मिशन ने भी पाकिस्तान के बारे में नहीं माना, ये नहीं माना कि हम डिवाइड करेंगे इंडिया को, बस उस ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इन्होंने कहा अनडिवाइडेड इंडिया होगा, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया होगा। तो पहले तो मान लिया जिन्ना ने कि ठीक है हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन ही चलेंगे और हम अपनी इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि जो कैबिनेट मिशन के अंडर हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली खासकर बनाने वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली होगी सॉवरेन बॉडी होगी, सॉवरेन बॉडी होगी। तो जब जिन्ना ने देखा कि अगर वो सॉवरेन बॉडी होगी तो हमें कहाँ से फिर वो निकलने देगी, अपना मुल्क अलग करने देगी। तो पहले तो इन्होंने कैबिनेट मिशन मान लिया था, तो फिर ये कहने लगे कि नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात, हम गवर्नमेंट बनाएंगे नहीं, हम करेंगे DAD, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। तो इन्होंने कहा कि हम अब तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और इस डायरेक्ट एक्शन डे को अनाउंस करने के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा राइट्स हुई, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा मारे गए, एक दूसरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा मार लिया, मर्डर्स किए। उसके बाद आता है एटली स्टेटमेंट, PM जो था ब्रिटिश का, एटली नाम था उसका, उसकी ये स्टेटमेंट आई कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, जून 1948 तक हम तो पूरी तरह से यहाँ से एग्जिट मतलब निकल जाएंगे। और हाँ, लेकिन एक चीज़ ये कह गया कि पार्टीशन की पॉसिबिलिटी दे गया, ऐसे कुछ प्रोविजंस इसने अपनी स्टेटमेंट में दे दिए जिनसे साफ साफ दिख रहा था कि पार्टीशन पॉसिबल है। तो और उसके बाद आ गया माउंटबेटन प्लान। इस एटली स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था कि माउंटबेटन जो होगा वो नया एक वाइसराय आने वाला है, और वो जो होगा वो लास्ट वाइसराय होगा इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसराय, और फर्स्ट वाइसराय होगा फ्री एंड डोमिनियन, सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल होगा फ्री एंड डोमिनियन इंडिया का, तो लास्ट एंड फर्स्ट। और उसके बाद आ गया माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान जो ये एटली स्टेटमेंट थी, इसी ने कह दिया था कि नया वाला जो वाइसराय होगा इंडिया का वो होगा माउंटबेटन, और वही जो होगा वो लास्ट वाइसराय भी होगा ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसराय होगा। और जो दूसरी मतलब डोमिनियन इंडिया बनने वाली है उसका नया गवर्नर जनरल होगा। और ये माउंटबेटन प्लान जो है ये आया उसके बाद, उसमें ही कहा गया कि ठीक है 2 नेशंस बना देंगे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हो गई पार्टीशन तो पार्टीशन का जो बाउंड्री डिसाइड करेगा वो होगा रेडक्लिफ कमीशन, बाउंड्री कमीशन हो। तो हाँ, यहाँ तक हो गया हमारी पार्टीशन तक फुल पूरा। अब अगर थोड़ा सा हम फिर से व्यू देख लें, INC बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें 3 फेजेस थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मास स्ट्रगल। उसके बाद हो गया बंगाल पार्टीशन, क्योंकि INC के बहुत सारे लीडर्स थे जो अवेयरनेस स्प्रेड करने लगे थे अपनी वर्क्स के थ्रू, और ये देखकर ब्रिटिश करे और उन्होंने बंगाल पार्टीशन कर दी। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि बंगाल पार्टीशन के खिलाफ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया और एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी इन बाइकाट स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्योंकि तिलक को अरेस्ट कर लिया गया, सूरत स्प्लिट भी हो गया, तो कुछ खास पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई, तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से डर के ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन को एनल कर दिया और अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। और उसके बाद तिलक जब वापस आ गए तो उन्होंने होम रूल लीग बना दी एनी बेसल के साथ मिलकर, और होम रूल लीग के बाद लखनऊ पैक्ट भी हुआ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी और इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी। और उसके बाद गांधी जी जब आए तो उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा वाले सत्याग्रह किए। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गई और उसके दौरान वो काफ़ी ज़्यादा अप्रेसिव एक्ट्स लाने लगे ब्रिटिशर्स, जिसमें एक राउलेट एक्ट 1919 भी था। और इसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुई और सत्याग्रही मारे गए और बहुत सारे लोगों पे फायर भी हो गया, जलियांवाला बाग में सकेर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और इंडियंस ने कलकत्ता स्पेशल सेशन बैठाया जिसमें कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई एज अ खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स की थी, गांधी जी ने उनके साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी करवाई। उसके बाद हुआ कलकत्ता का दूसरा वाला सेशन, और जिन लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पसंद नहीं आई, जिन्ना एनी वगैरह को, उन्होंने INC को छोड़ दिया। उसके बाद हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलते चलते चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया जिसमें वायलेंस हो गई, और गांधी जी ने गुस्सा होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी नहीं, छोड़ दी, बंद कर दी। और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करी तो बहुत सारे लीडर्स थे जो गुस्सा हो गए कि तुम लोगों की वजह से हमने
गांधी जी की वजह से हमने ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट किया था, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। अब गांधी जी ने क्योंकि बंद कर दी है एनसीएम, तो हम कुछ और करेंगे और हम जाएंगे स्वराज पार्टी बना के हम काउंसिल्स में, लेजिस्लेचर्स में एंट्री करेंगे। और बाकी जो बच्चे उनको नो चेंजर्स बोला जाता है। उसके बाद आया साइमन कमीशन, जिसमें सब के सब ब्रिटिशर्स थे, वाइट पीपल थे। उन्होंने जो रूल्स लाए, जो चीज़ें वो कहना चाहते थे, वो हमने नहीं मानी और नेहरू ने कहा कि हम अपना कानून बनाएंगे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाई, लेकिन इरविन ने कहा कि ठीक है, तुम लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते हो तो हम दे देंगे। और दिल्ली मैनिफेस्टो में कुछ लीडर्स ने कहा कि हमारी बात डिमांड मान लो। उन्होंने कहा, इरविन ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। उसके बाद हुआ लाहौर सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूरी तरह से पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन गांधी ने फिर भी कहा कि हमारी और 11 डिमांड्स मान लो। इसमें तुम प्रिजनर्स को भी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारी एक डिमांड नहीं मानी, इसलिए हमने सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी थ्रू डांडी मार्च। और उसके बाद इरविन ने कहा कि हम कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आ जाना। लेकिन कोई नहीं गया आरटीसी 1 में। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ तो गांधी की थोड़ी सी डिमांड्स मान ली गई थी इरविन ने, तो गांधी जी जाके आरटीसी 2 में चले गए और कुछ टाइम के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर लिया था। और गांधी जी जब वहाँ गए तो फिर भी उनकी कोई डिमांड नहीं मानी गई आरटीसी 2 में। तो गांधी जी ने फिर से अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर ली। और इसी बीच में कम्युनल अवार्ड आ गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और पुनः पैक्ट किया अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ कि ठीक है, हम अलग से इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो पुनः पैक्ट, शायद मैंने आपको नहीं बताया था कि पुनः पैक्ट में ये था कि तुम लोग अलग इलेक्शंस नहीं लड़ना डिप्रेस्ड क्लासेस, हम तुम लोगों को रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन का ये जो कंसेप्ट है, ये पुनः पैक्ट से ही आया था। उसके बाद आरटीसी 3 हुई, जिसमें कोई भी नहीं गया, तो सारी आरटीसी फेल हो गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आई, ये ब्रिटिशर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइमन कमीशन। और उसके बाद जो आई 1935 की बेस पर असेंबली इलेक्शंस भी हुए 1937 में। और इन इलेक्शंस के थ्रू कांग्रेस बहुत सारी प्रोविंसेस में जीत गया और वर्ल्ड वार 2 हो गई। नहीं सॉरी, मतलब ऊपर से वर्ल्ड वार 2 हो गई। और ये ब्रिटिशर्स कहने लगे कि इंडियन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन कहने लगे हम तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर लिया। और साथ ही साथ लाहौर या पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अपना अलग मुल्क चाहते हैं, पार्टीशन चाहते हैं। और फिर उसके बाद अगस्त ऑफर लेके आई, क्योंकि ऊपर से वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो हमें कहने लगे कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर विनोबा भावे आचार्य ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। उसके बाद ये क्रिप्स मिशन लेके आई, उसको गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक इसलिए क्योंकि मे भी ये लोग वर्ल्ड वार 2 जीते या ना जीते, और अगर नहीं जीते तो हम तो ऐसे ही फंस जाएंगे ना, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्रिप्स मिशन को भी नहीं मानेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, अगस्त क्रांति स्टार्ट कर दी, जिसमें उन्होंने कहा डू आर डाई। और उसके बाद वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, जिसमें CAL काल 3 मेंबर्स थे, हमने पढ़े वो। उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन को हमने तो मान लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने पहले माना और फिर नहीं माना। और जब नहीं माना तो उन्होंने DAD डेड मीन्स डायरेक्ट एक्शन डे किया, और बहुत सारी राइट्स और वायलेंस हुई। उसके बाद क्लेमेंट्स एटली की स्टेटमेंट आई कि हम जल्द ही जून 1948 में इंडिया से निकल जाएंगे, और पार्टीशन की पॉसिबिलिटी भी रख गया। उसके बाद माउंट बैटल प्लान आया, और उसने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग नेशंस बनेगी, और बनी अलग अलग तो बाउंड्री को डिसाइड करेगा रेडक्लिफ कमीशन। हो गया गाइस। आई थॉट कि मैं इसी वीडियो में ये वाला समरी वगैरह भी आपको, जो मैंने टाइमलाइन बताई अभी तक, वो भी बता दूंगी, प्लस ये जो नोट्स हैं ये भी समझा दूंगी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं तो। बट इस वीडियो को मैं अभी यहीं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तकरीबन 1-1.5 आवर तक चली जाएगी, जो कि आपको भी काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टोरी थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो बच जाती हैं। कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको वो सारा कुछ इन नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम बने, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने INC के, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इन नोट्स में मिलेंगे। प्लस मैंने इनमें वैल्यू एडिशन भी की हुई है, तो आपको वो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो अब एक वीडियो होगी ये जिसमें मैंने आपको स्टोरी बताई, और दूसरी वीडियो होगी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इसी स्टोरी के जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो बताऊंगी, फ्रीडम स्ट्रगल के ही रिलेटेड। और थर्ड पार्ट लाऊंगी मैं, उसमें मैं बाकी के जो रिमेन टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, ये वाले मैंशन किए हुए, ये थर्ड वीडियो में ले आऊँगी मैं। और पहली वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी रह सकती थी अगर ये टाइम लाइन ना होती। तो नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो इतनी लेंथी नहीं होंगी। ये वाला जो है खासकर ये नोट्स, तो इनको हम बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे। सो आई होप दैट यू विल वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड गेट द बेनिफिट। थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।